शुरू करते दो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कीमती कीमती नाम है, क्या नाम है भाई आपका? गुलशन, राहुल, अभिषेक, बिट्टू, शशांक, आयुष, मनीष, तन्वी, सोना, शिवांगी, शिवानी। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। केम छो? मजामा? हाँ। मनमोहन, गोपी, राघवेन, तन्वी, धनंजय, कोमल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो भाई फाइनली हम श्लोक चैप्टर खत्म कर चुके हैं। श्लोक चैप्टर की पूरी सेवा समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण तरीके से श्लोक चैप्टर समाप्त हो चुका है ना। बहुत बड़ा चैप्टर था रीजनिंग का, श्लोक सिलोजिज्म, जिसको हम फाइनली खत्म कर चुके हैं। और आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, मजेदार टॉपिक होगा, और एक ऐसा चैप्टर जिसकी हमें, है ना, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था कि सर ये चैप्टर हम कब पढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। कौन सा टॉपिक बाबू? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बोले तो है बैठने की व्यवस्था। सिटिंग बोलो, सिटिंग बोलो, बात एक ही है ना। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था। ठीक है जी, बैठने की व्यवस्था। आज हम आपकी बैठने की व्यवस्था को सही करने वाले हैं। आज हम आप लोगों की बैठने की जो व्यवस्था है उसको सही करने वाले हैं। आज से आप लोगों की बैठने की व्यवस्था एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अब आपके हर एग्जाम में आने वाला है। मतलब लेटेस्ट हर एग्जाम में, है ना, लेटेस्ट हर एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जा रहा है, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। जितने भी आप एग्जाम देखोगे, अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो दो टाइप की अरेंजमेंट है हमारी। एक अरेंजमेंट है क्लोज, जो चारों तरफ से बंद है। एक अरेंजमेंट है ओपन, जो खुली हुई है ना। क्लोज अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो। अब चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, कुछ भी हो, है ना। चाहे वो हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो। वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद होती है ना, इसको बोलते हैं क्लोज। एक वो अरेंजमेंट है जो ओपन है ना, जैसे कि जो दोनों तरफ से खुली होती है, ये वाली अरेंजमेंट, लाइक दिस। इसको ये वाली बात करो या फिर ये वाली अरेंजमेंट बात करो, ये दोनों तरफ से खुली होती है, ये ये वाली अरेंजमेंट, ये होती है ओपन अरेंजमेंट, और ये होती है क्लोज अरेंजमेंट, है ना, बंद और खुली हुई। जी, आजकल हर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में। और अगर बैंकिंग एग्जाम की बात करोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन बैंक में आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, 10 से 15 क्वेश्चन। लेकिन बाकी एग्जाम्स में आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। अच्छा, ये 10 से 15 क्वेश्चन क्या है? बेटा 10 से 15 का मतलब अरेंजमेंट तो वो 3 होंगी, लेकिन एक अरेंजमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं। बैंक में क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन। और जब आप एक अरेंजमेंट कंप्लीट कर लोगे तो उससे रिलेटेड 5 और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है? तो बैंकिंग में बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम्स में छोटे क्वेश्चन आते हैं। जब आप बैंक में अरेंजमेंट बनाओगे तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी एग्जाम्स में जब आप अरेंजमेंट बनाओगे तो उससे रिलेटेड सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस। समझ रहे हो? है ना। बाकी एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते।
अच्छा, इन दोनों ही क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका है, क्लोज और ओपन, ये अलग अलग है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक अलग है, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक अलग है। इन दोनों ही क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की ट्रिक है ना, वो डिफरेंट है। ये क्वेश्चन अलग ट्रिक से सॉल्व करने हैं आपको, और ये क्वेश्चन अलग ट्रिक से सॉल्व करने हैं, ठीक है। रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है। बेटा 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पंजे 35, 4, यानी कि 4 का डिफरेंस आ गया। जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। सुरेश महेश 201 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचे 6, 7 8 56, कितना बचा 5। बस 5 और 4 का कंसेप्ट यूज कर लो। सुरेश का जन्म, बेटा जब हम बड़े से छोटे पर जाते हैं ना, तो हम कैलेंडर में आगे जाते हैं, आगे तो हम प्लस कर देंगे, बस इतना ध्यान रखो, उस हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था इन दोनों ही क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की तरीका है वो डिफरेंट है, अप्रोच अलग अलग है। तो पहले हम ना क्लोज फॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर हम ओपन फॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, हमारी क्लासेस किस तरह से होंगी सीटिंग अरेंजमेंट में, पहले हम बेसिक क्लासेस अटेंड करेंगे, है ना, जो कि हर एग्जाम्स के लिए होंगी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। फिर हम सॉल्व करेंगे एडवांस क्लासेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होंगी, ठीक है। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, शुरू की 3-4 क्लासेस होंगी बेसिक क्लासेस, शुरू की 3-4 क्लासेस होंगी बेसिक, उसके बाद जो 3-4 क्लासेस होंगी वो होंगी एडवांस। इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ जी, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं वो बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को वो छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो वो बातें पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो पहले अब जरा हम जान लेते हैं कि वो चीज आप जानते हो कि नहीं जानते। कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। जैसे क्लोज फॉर्म में ना बेटा टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग द सेंटर, जितने भी लोग वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं सबका फेस सेंटर की तरफ हो। दूसरा क्वेश्चन बनता है ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, जितने भी लोग वृत्त के चारों बैठे हैं सबका मुख केंद्र से बाहर है। तीसरा क्वेश्चन बनता है मिक्स्ड क्वेश्चन, तीसरा मिक्स्ड क्वेश्चन बनता है किसी का फेस सेंटर की तरफ है, किसी का फेस सेंटर से बाहर है ना। मिक्स्ड क्वेश्चन बनते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे क्लोज फॉर्म से रिलेटेड बनते हैं। तो पहले हमें कुछ बेसिक सी बातें हैं, उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए साहब, तो एक अरेंजमेंट है, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोगों का फेस तो बेटा अंदर है ना, कुछ लोगों का फेस अंदर है, और कुछ लोगों का फेस बाहर है। कुछ लोगों का फेस अंदर है और कुछ लोगों का फेस सेंटर के बाहर है, ठीक है। पहला व्यक्ति ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, है ना, चौथा है डी, पांचवा है ई, छठा है एफ, सातवां है जी, और आठवां है एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पर्सन है। ये वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, और ये मिक्स अरेंजमेंट है, किसी का फेस सेंटर की तरफ है और किसी का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, उनका मीनिंग आप पहले से जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला वर्ड यूज होता है इमीडिएट, है ना, इमीडिएट, इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ये बताओ, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, हु आर द हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए के निकट कौन है ये बताओ, ए के निकट कौन है, ए के निकट, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, है ना। बताओ ए के निकट कौन है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सर बी एंड एच। ए के निकट कौन है, बी और एच, ठीक है। तो इमीडिएट नेबर का मतलब होता है जो उसके आसपास बैठते हैं। इसको हम इसमें पड़ोसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बताओ ए के पड़ोसी कौन कौन है, ए के पड़ोसी कौन कौन है। दूसरा है हु इज नेक्स्ट टू, हु इज नेक्स्ट टू ए। ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है, ए के अगले स्थान पर कौन है।
अब हमें पता होना चाहिए ये अगला स्थान का मीनिंग क्या होता है। अगला स्थान है ना, इमीडिएट राइट होता है या इमीडिएट लेफ्ट होता है, अगला स्थान क्या होगा। हु इज नेक्स्ट टू ए के अगले स्थान पर कौन है, तो बाबू इमीडिएट है ना। नेक्स्ट का मतलब क्या है, इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट। ए के अगले स्थान पर कौन है, तो देखो ए का जो अगला स्थान होगा ना, वो ना तो इमीडिएट राइट होता ना इमीडिएट लेफ्ट होगा। अगला स्थान का मतलब होता है इमीडिएट नेबर, अगला स्थान का मतलब होता है इमीडिएट नेबर। इन दोनों का मीनिंग सेम है। अगला स्थान का मतलब, अगला स्थान का मतलब बी और एच ही होगा। अगला स्थान का मतलब क्या होगा, अगला स्थान का मतलब बी और एच ही होगा। नहीं माइक आगे क्या हुआ, आगे माइक। हेलो हेलो, साउंड बढ़ानी पड़ेगी, कम है साउंड। हाँ जी, तो यहाँ पर बिटवीन बी एंड एच, ये बताओ बी और एच के बीच में कौन है। सर बी और एच के बीच में कौन है, बी और एच के बीच में कौन है, बी और एच के बीच में ए है ना। बी और एच के बीच में कौन है, ए है। हु इज अपोजिट टू, हु इज अपोजिट टू ए के विपरीत कौन है ये बताओ। अच्छा, ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत या फिर ए के समक्ष, समक्ष या फिर ए के सामने, ए के सामने कोई भी वर्ड इसमें से यूज हो सकता है ना। ए के समक्ष कौन है, ए के विपरीत कौन है, हु इज अपोजिट टू ए। तो ये बताओ ए के विपरीत कौन बैठा है, ए के विपरीत ई बैठा है। ए के विपरीत कौन है, ए। बी के विपरीत कौन है, एफ। सी के विपरीत कौन है, जी। डी के विपरीत कौन है, एच। तो ये हो गए अपोजिट। साउंड थोड़ी सी और बढ़ा दो है। हाँ जी, तो अच्छा एक और वर्ड यहाँ पर यूज होता है फेसिंग ई। हु इज फेसिंग ए, है ना। ए के सम्मुख कौन है, ए के सम्मुख कौन है, हु इज फेसिंग ए, ए के सम्मुख कौन है। अच्छा, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब होता है जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, है ना। सम्मुख का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ए के सम्मुख कौन है, ए के सम्मुख ई है। अच्छा, मैं एक चीज तो बताना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है, तो बी को कोई फेस नहीं कर रहा। समझ रहे हो, बी को कोई फेस नहीं कर रहा, बी के सामने कोई नहीं है। सम्मुख का मतलब होगा, फेसिंग का मतलब होगा जब फेस एक दूसरे की तरफ होगा। वरना बी के सामने तो एफ है लेकिन बी के सम्मुख कौन है, कोई नहीं। बी के अपोजिट तो एफ है लेकिन बी के फेसिंग कौन है, कोई नहीं। एक चीज को याद रखना, फेसिंग और अपोजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फेसिंग और अपोजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ रहे हो। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट का मतलब क्या है। एक वर्ड यूज होता है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ये बहुत जरूरी है। लेफ्ट और राइट पता होना, यानी कि बायां और दायां। हमसे बोला जाता है बाईं ओर चलो या हमसे बोला जाए दाईं ओर चलो, इसका मीनिंग हमें पता होना बहुत जरूरी है, बाईं ओर और दाईं ओर का, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ए की, है ना, तो अब आप जो लेफ्ट और राइट डिसाइड करोगे ना, जो आप बायां और दायां डिसाइड करोगे, वो ना फेस के अकॉर्डिंग करोगे। किसके अकॉर्डिंग करोगे, फेस के अकॉर्डिंग। जैसे ए है, इसका फेस कहाँ है, ए का फेस अंदर है। तो अब आप ये मानो कि आप हो ए, आप ए हो और आपका फेस अंदर है। आप ए हो और आपका फेस अंदर है, तो ये बताओ आपका इमीडिएट राइट क्या होगा। सर ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। तो ए के इमीडिएट राइट पे कौन होगा, एच होगा। ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन होगा, बी होगा। ए के दाईं ओर कौन होगा, ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर एच होगा, है ना। और ए के बाईं ओर कौन होगा, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर बी होगा।
ठीक है, ये हो गया बाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर, ये हो गया इमीडिएट राइट, ये हो गया इमीडिएट लेफ्ट। तो इसी तरीके से अब आप हर पर्सन का लेफ्ट और राइट लिख दो, आप हर पर्सन का लेफ्ट और राइट लिख दो। ठीक है, फटाफट से लिखो बेटा हर पर्सन का लेफ्ट और राइट, जल्दी से। हर पर्सन का बेटा राइट और लेफ्ट लिख दो जल्दी से, फटाफट से। जैसे मैंने ए का राइट और लेफ्ट लिखा है, ऐसे ही आप हर पर्सन का राइट और लेफ्ट लिख दो, हर पर्सन का। इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट अकॉर्डिंग टू फेस, चेहरे के हिसाब से। चेहरा अंदर है तो राइट लेफ्ट क्या होगा, चेहरा बाहर है तो राइट लेफ्ट क्या होगा, उसके हिसाब से राइट लेफ्ट लिख दो जल्दी से। फेसिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जिनका फेस एक दूसरे की तरफ है। अच्छा, बी का फेस अंदर है, अगर बी का फेस अंदर है तो बी का इमीडिएट राइट क्या होगा? सर ये दायां है, ये बायां है, ये इमीडिएट राइट है, ये इमीडिएट लेफ्ट है, तो ये बी का राइट हो जाएगा और ये बी का लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, सी का फेस बाहर है, तो देखो सी का फेस बाहर है, तो सी का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ये इमीडिएट राइट हो जाएगा, ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। देखो ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, है ना। डी का फेस बाहर है, तो ये दायां, ये बायां, ये इमीडिएट राइट हो जाएगा और ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ये इमीडिएट लेफ्ट, ये इमीडिएट राइट हो जाएगा। ई का फेस अंदर है अगर ई का फेस अंदर है तो राइट क्या होगा यहाँ पर, है सर अंदर है तो उस साइड बेटा बायां चला गया और इस साइड दायां आ गया। एफ का फेस बाहर है तो ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। जी का फेस बाहर है तो ये राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एच का फेस बाहर है तो एच के राइट पे कौन हो जाएगा, ए, और लेफ्ट पे कौन हो जाएगा, जी। तो मैं उम्मीद करता हूं हर पर्सन का राइट और लेफ्ट आपने देख लिया होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व करना, लेकिन पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने देना, उसके बाद आप बनाना, ठीक है। बस एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। हाँ जी, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बार अप्रोच समझ लेंगे कि किस तरह से हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को शुरू करते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। हाँ जी, पहले तो आप एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा ध्यान से सुनना। देखो पहले मैं जो आपको बताऊंगा ना वो क्लोज फॉर्म को ट्रिक बताऊंगा, क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस की ट्रिक, ठीक है। क्लोज फॉर्म में चाहे वो सर्कुलर फॉर्म हो
है ना, चाहे वो रेक्टेंगल फॉर्म हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, सबकी, है ना, सबकी अरेंजमेंट एक जैसी होती है, सबकी अरेंजमेंट एक जैसी होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा वो जो वॉइस थी वो आप लोगों के लिए नहीं थी, वो मैं वैसे ही सीटिंग और सीटिंग लिख रहा था, उसको भूल जाओ। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। उस समय मैंने जानबूझ के साउंड अपनी ऑफ की हुई थी। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन करते कैसे एग्जाम में। 8 एग्जीक्यूटिव्स है ना, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। 8 मतलब 8 लोग हैं, गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं और मीटिंग के लिए बैठे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो मीटिंग के लिए बैठेंगे गोलाकार मेज के चारों तरफ, तो सबका फेस कहाँ होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, सबका फेस सेंटर की तरफ होगा। तो क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि ये लोग जहां बैठे हैं वो बनाओ, सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं रेक्टेंगल बनाओ, और जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो विद फेस, और इस तरीके से बैठाओ ताकि वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। ये पहला स्टेप है बेटा क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने का, पहला स्टेप। 10 लोग होते 10 को बैठाते थे, 12 होते 12 को बैठाते थे, 14 होते 14 को। इतना काम करना ही करना हमें। अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जे किसके दाएंगे और दूसरा है पी के। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जे पी के दाएंगे और दूसरा है। तो हम पहले किसको बैठाएंगे, जे को बैठाएंगे या पी को बैठाएंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, जे पी के सेकंड राइट में, तो पहले हम पी को बैठाएंगे। तो क्लोज फॉर्म में पहला व्यक्ति है ना, फर्स्ट पर्सन हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता है, जहां मन करे वहां बैठा दो पहले व्यक्ति को। याद रखना, सिर्फ पहला व्यक्ति, पहले के बाद कोई और आपकी मर्जी से नहीं बैठेगा, पहला व्यक्ति आपकी मर्जी से बैठ सकता है। जहां आपका मन कर रहा है वहां बैठा दो बेटा किसको, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जे पी के दाईं ओर दूसरा है, तो पी को बैठा दो कहीं भी, जहां मन कर रहा है वहां पी को बैठा दो। अब इसके सेकंड राइट पे कौन है, इसके सेकंड राइट पे जे है। अब इसका राइट किधर होगा, अगर इसका फेस सेंटर में तो ये इसका राइट होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो ये कौन हो गया, जे हो गया। आप जानते हैं कंजक्शंस आपने पढ़े होंगे ग्रामर में, है ना, ब्लड रिलेशन चैप्टर में भी आपने समझे हैं कंजक्शंस के बारे में। जब हु, होम, हुज, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो ये वर्ड किसके लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड, वाइल, बट, ये सब फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, है ना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ सी। तो ये मत समझना कि ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किस कंजक्शन का काम कर रहा है, किसका, दो कथनों को जोड़ने का। तो इसने सब्जेक्ट उड़ाया हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट का ये क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन इस हु से पहले दो पर्सन है, एक ए और एक बी, और इस सेंटेंस का ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। तो हु हमेशा अपने से पहले वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो हु किसके लिए यूज होगा, बी के लिए यूज होगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जो कि, जो कि सी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है, बी इज द फादर ऑफ सी। हेलो हेलो। तो ये चीजें हम पहले से ऑलरेडी समझ चुके हैं, और यहां पे अगर हु की जगह एंड होता, वाइल होता, ठीक है, और बट होता, या फिर सिर्फ कॉमा होता,
तो ये सारे फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी हु, हुम, है ना, और हुज, जो कि, जिसकी, जिससे, जिसमें, या फिर डेट, और एक और वर्ड है बाबू यहाँ पे विच। ये जो वर्ड्स हैं सिर्फ यही वर्ड हैं जो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनके अलावा क्या, हाँ जी, तो ये बातें आपको याद आ गई होंगी, है ना, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस चीज का सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत मेजर रोल है, तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, वरना सीटिंग अरेंजमेंट के हर क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर लौटकर। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, कॉमा हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को रिप्रेजेंट करेगा। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। बेटा पी किसके दाईं और तीसरा है, पी के दाईं और तीसरा है। जे पी के दाएं को दूसरा है, तो हमने पी को बैठाया, पी के दाएं दूसरा जे को बैठा दिया। जो कि, अब ये जो की वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड पर्सन पी को। पी के दाएं को तीसरा है। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, जो पी है, पी के दाईं ओर तीसरा है। अब मैं के को कहां बैठाऊं, मैं के को कहां बैठाऊं जहां से ये थर्ड राइट दिखाई दे। मैं के को यहां बैठा दूं, क्या यहां से ये थर्ड राइट दिखाई देगा, नहीं सर। सर ये जो के है ये पी के थर्ड राइट पे हो गया, समझ रहे हो, लेकिन के थर्ड राइट पे पी नहीं आ पा रहा, जबकि हमें पी को के थर्ड राइट पे बैठाना है। तो के को हम यहां बैठाएंगे और के का थर्ड राइट 1 2 3। तो अब जाके ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जे पी के दाईं ओर दूसरा है, जो कि मतलब पी के दाईं ओर तीसरा है। इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लो। आज ही क्या, हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सेंटेंस पूरा पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया सेंटेंस को। जे पी के दाईं ओर दूसरा है, जो कि के दाईं ओर तीसरा है। तो जे पी के दाईं ओर दूसरा है, जो कि मतलब पी के दाईं ओर तीसरा है। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। हु मतलब पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो ये पहला सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया। बेटा हमने पहला व्यक्ति अपनी मर्जी से बैठाया, अब हम किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते, समझ रहे हो। एम ओ के बाईं ओर दूसरा है, जो कि, अच्छा जो की वर्ड किसके लिए होगा, ओ के लिए होगा। ओ पी और जे के बीच में बैठा है। ओ किस किस के बीच में बैठा है, ओ पी और जे के, ओ पी और जे के बीच में बैठा है, ओ पी और जे के बीच में बैठा है, समझ रहे हो। और एम ओ के बाईं ओर दूसरा है, एम ओ के बाईं ओर दूसरा है। ओ के बाईं ओर दूसरा क्या होगा, ओ का फेस अंदर है तो उसका बायां 1 2। ओ के बाईं ओर दूसरा कौन होगा, एम। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, और ओ किस किस के बीच में, पी और जे के। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। अच्छा लास्ट पॉइंट है, जो एल है वो के या एन के साथ नहीं बैठा, तो के साथ एल नहीं बैठेगा। अगर एल के साथ नहीं बैठेगा तो एल बैठेगा यहां, एल के साथ नहीं बैठेगा तो यहां बैठेगा। अच्छा जो एल है वो एन के साथ भी नहीं बैठा तो एन बैठेगा यहां, और बचा कौन, क्यू। बचा कौन, क्यू। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे सकते हैं।
पहला पॉइंट क्या है, हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत, तो बेटा क्यू के विपरीत कौन बैठा है, पी, क्यू के विपरीत कौन बैठा है, पी। अब जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको ना अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। चलो मैं दोबारा से अरेंजमेंट बना देता हूं, एक बार आप लोगों के लिए दोबारा से अरेंजमेंट बना देते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका कि ये अरेंजमेंट हमने कैसे बनाई है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जे पी के दाईं ओर, दूसरा है जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के सेकेंड राइट में जे है, एंड पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पी जो है के दाईं ओर तीसरा है। एम इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज बिटवीन एग्जैक्टली पी एंड जे, तो पी और जे के बीच में कौन है, ओ के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, एम। अगला पॉइंट था, अगला पॉइंट था बेटा एल के या एन के साथ नहीं बैठा, तो एल जो है के साथ नहीं बैठेगा तो एल यहां बैठेगा, और एल जो है एन के साथ भी नहीं बैठा तो एन यहां बैठेगा, बचा कौन, क्यू, तो क्यू को यहां बैठा देंगे। ये अरेंजमेंट कंप्लीट। अब आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा इस अरेंजमेंट से। जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो बाबू जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एक दो, जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी है। अच्छा, हु इज सिटिंग बिटवीन के और एम, के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में, के और एम के बीच में एन है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के दाई ओर दूसरा कौन है, के दाई ओर दूसरा एम है। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन के पड़ोसी कौन है, के और एम, के और एम, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन। ठीक है, तो जब हम एक बार अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेंगे फिर उससे रिलेटेड तो कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम है पहले अरेंजमेंट को कंप्लीट करना। समझ रहे हो? बनाओ फटाफट से। हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, बना लिया अरेंजमेंट।
क्यों भाई, सबसे पहला काम होता है बेटा सर्कल बनाओ। कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। 8 लोग हैं, सबका फेस केंद्र की ओर है और वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। 8 को बैठा दो बेटा। आप सबसे पहले सर्कल बनाओ, सर्कल बना के 8 को बैठा दो। सबका फेस कहाँ है? केंद्र की ओर। तो सबका फेस केंद्र की ओर कर दिया। सबका फेस हमने कहाँ कर दिया? केंद्र की ओर कर दिया। ए एच के दाएं चौथा है। ए किसके दाएं चौथा है? एच के। तो पहले किसको बैठाओगे? एच को बैठाओगे। जहां मर्जी वहां बैठा दो, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और इसके दाएं चौथा, इसका फोर्थ राइट। 1 2 3 4, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। और वर्ड किसके लिए है बेटा? और वर्ड किसको रिप्लेस करेगा? ए को। ए एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जो ए है ना, ये एफ के बाएं दूसरा है। तो ये बताओ मैं एफ को कहां बैठाऊं ताकि ये एफ के बाएं दूसरा दिखाई दे? मैं एफ को कहां बैठाऊं? सर मैं एफ को यहां बैठा दूंगा ताकि ये एफ के बाएं दूसरा दिखाई दे। ए जो है एच के तो फोर्थ राइट पे हो गया और एफ के सेकंड लेफ्ट पे हो गया। ए जो है एच के दाईं ओर चौथा हो गया और एफ के बाईं ओर दूसरा हो गया, और एफ के बाईं ओर दूसरा हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी। सी सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। देखो एफ और बी के साथ सी नहीं बैठा, एफ के साथ जो है कौन नहीं बैठेगा? सी। तो सी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। कितनी जगह आ सकता है? 3 जगह आ सकता है। तो अब ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से तीनों जगह बैठा दोगे। अब आप अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। अगर यही क्वेश्चन बैंकिंग का होता तो हमें पता है क्या करना पड़ता? अगर ये क्वेश्चन बैंकिंग का होता ना तो मुझे 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती। एक पॉसिबिलिटी में मैं सी को यहां बैठाता, दूसरी में यहां बैठाता, तीसरी में यहां बैठाता। 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती मुझे और तीनों जगह सी को बैठाना पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन बैंकिंग का नहीं है, इसलिए मुझे पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ रही। मैं इंतजार करूंगा, कोई और पॉइंट पढ़ूंगा जो सी से रिलेटेड हो ताकि वो सी के बैठने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर सके। देखो डी सी के दाईं ओर तीसरा है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो जहां सी को बैठाऊंगा उसके थर्ड राइट में कौन है? डी है। तो मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके थर्ड राइट में डी नहीं आ सकता। सी को यहां नहीं बैठा सकते, इसके थर्ड राइट में डी नहीं आ सकता। मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता, इसके थर्ड राइट में डी नहीं आ सकता। तो फाइनली मुझे पता चल गया कि अब मैं सी को कहां बैठाऊंगा। तो जब तक कोई एक जगह ना बचे तब तक बैठा मत देना बेटा सी को। सिर्फ एक ही जगह बैठ सकता है सी, इसका थर्ड राइट। 1 2 3। चलिए, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है। एच बेटा जी के बगल में नहीं है, तो जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता। तो फिर मैं जी को कहां बैठाऊंगा? यहां बैठाऊंगा बस। अच्छा, जो सी था वो ना तो एफ के बगल में था ना ही बी के बगल में। सी बी के बगल में भी नहीं है, तो बी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो बी को मैं यहां बैठाऊंगा। बी को मैं यहां बैठाऊंगा। बचा कौन? है कौन बच गया? ई बच गया। एफ डी ए जी सी ए, एच बी एफ डी ए जी सी। खत्म कहानी। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी? बी और डी के बीच में कौन है बाबू? बी और डी के बीच में कौन है? बी और डी के बीच में एफ है। बी और डी के बीच में कौन है? एफ। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? एफ के दाई और तीसरा कौन है? एफ का थर्ड राइट। 1 2 3। एफ के थर्ड राइट पे कौन है? एफ के थर्ड राइट पे एफ के दाई और तीसरा कौन है? ई। चलिए, अगले 3 क्वेश्चन का आंसर फिर से कैसे दोगे? अरेंजमेंट बना लो। 8 लोग बैठे हैं, 8 लोगों को बैठा दो। सबका फेस अंदर कर दो, सबका फेस अंदर कर दो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? सारा मैं रिवीजन करवा देता हूं दोबारा इस क्वेश्चन का। ए एच के दाईं ओर चौथा, एच के दाईं ओर चौथा ए है और ए एफ के बाईं ओर दूसरा है, तो मैं एफ को यहां बैठाऊंगा। एफ के बाईं ओर दूसरा ए है। सी बेटा एफ के बगल में नहीं था और सी के थर्ड राइट पे डी है, तो सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता, सी का थर्ड राइट डी नहीं है। सी यहां नहीं आ सकता, सी का थर्ड राइट डी नहीं है, तो डेफिनेटली सी यहां आएगा। इसके जो थर्ड राइट पे बैठाएंगे वो डी बैठाएंगे। ठीक है जी। और इसके बाद कौन सा पॉइंट बच गया? एच जो है, एच जो है किसके बगल में नहीं था? एच जो है जी के बगल में नहीं था, जी के बगल में। और जो सी है वो बी के बगल में नहीं है, तो बी आ जाएगा यहां। बचा कौन? चलिए, तो पहला पॉइंट है डी के पड़ोसी कौन है? हु आर द नेबर्स ऑफ डी? डी के पड़ोसी कौन है? ए और एफ।
डी के पड़ोसी कौन है, ए और एफ। हु इज अपोजिट टू जी, जी के विपरीत कौन है, जी के विपरीत कौन है, जी के विपरीत बी। अच्छा इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर होना चाहिए। क्या बी एच के इमीडिएट राइट पर है, क्या बी जो है एच के इमीडिएट राइट पर है, सर ये एच के इमीडिएट लेफ्ट पर है। ये एच के जो बी है ना वो एच के इमीडिएट लेफ्ट पे है, जबकि बी को ना एच के इमीडिएट राइट पे होना चाहिए, एच के इमीडिएट राइट पे। पहला व्यक्ति ए है, क्या ए एफ के इमीडिएट राइट पे है, क्या ए एफ के इमीडिएट राइट पे है, नहीं। पहला व्यक्ति ई है, क्या ई एच के इमीडिएट राइट पे है, बिल्कुल। जो ई है ना वो एच के तुरंत दाईं ओर है, ई एच के तुरंत दाईं ओर है। ई बेटा सी के दाईं ओर नहीं है, सी के तो बाईं तरफ है। पहला व्यक्ति दूसरे के दाईं ओर होना चाहिए, तो ई एच के तुरंत दाईं ओर है। चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी बनाओ बेटा जल्दी बनाओ फटाफट से। सर जी के अपोजिट नहीं है, सामने है, क्योंकि मुंह तो एक ही तरफ है। जी के अपोजिट नहीं है, सामने है। बात एक ही है बेटा, जी के विपरीत कौन है या जी के सामने कौन है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। विपरीत और सामने एक ही बात है। अपोजिट बोले या सामने बोले, दोनों का एक ही बात है। मेरे पापा ऐसा बोलते हैं तो जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगा, तो फिर अपने पापा को गलत साबित करो ना। मेहनत करो, नौकरी लो और अपने पापा को गलत साबित करो। सीधी सी बात। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। अरे यार पेज ही अलग चेंज हो गया था। हैं? पेज कैसे चेंज हो गया? चलो बनाओ बनाओ। तुम्हारे वैसे दिमाग में छप गया होगा पेज, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सभी सर्कल के तरफ चारों तरफ बैठे हैं और सबका मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। सबका मुंह केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका मुंह केंद्र की ओर है। चलिए साहब, पहला पॉइंट है पी एम के बाएं तीसरा है। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के बाएं तीसरा, तो पहले हमें एम को बैठाना है। तो जहां मर्जी वहां एम को बैठा सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां बैठा दो एम को। चलो, मैंने एम को यहां बैठा दिया। अब एम के बाईं ओर तीसरा कौन है? एम के बाईं ओर तीसरा पी है। एम का थर्ड लेफ्ट पी है। एम का फेस अंदर है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इस साइड। 1 2 3, पी एम के थर्ड लेफ्ट पे, पी एम के बाईं ओर तीसरा है। तो पी को एम के बाईं ओर तीसरा बता दिया। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड बेटा फर्स्ट पर्सन पी के लिए। पी टी के दाएं दूसरा है। ये जो P है ये किसके दाएं दूसरा है? ये T के दाएं दूसरा है। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। ये T के सेकंड राइट पे है, तो T को यहां बैठाओगे ताकि यहां से ये सेकंड राइट दिखाई दे। ये T के दाईं ओर दूसरा हो गया। ठीक है, तो पहला सेंटेंस था M के बाईं ओर तीसरा T है, सॉरी M के बाईं ओर तीसरा P है, और P जो है T के दाईं ओर दूसरा है। N P के दाएं दूसरा है। N जो है P के दाएं दूसरा है। P का सेकंड राइट 1 2, P के सेकंड राइट पे कौन है? N। ठीक है, R W के दाएं दूसरा है। जो कि वर्ड किसके लिए है? W के लिए। W M के दाएं दूसरा है। M के दाएं दूसरा कौन है? M के दाएं दूसरा कौन है? W। M के दाएं दूसरा कौन है? W। और W के दाएं दूसरा कौन है? W के दाएं दूसरा W के सेकंड राइट पे कौन है? W के सेकंड राइट पे R हो गया। F P का निकट नहीं है। एफ पी के निकट नहीं है, तो एफ आएगा यहां। बचा कौन? पी आर टी डब्ल्यू एफ एम एन एच। और ये अरेंजमेंट हमारी हो गई कंप्लीट। तो हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच? एच के निकट कौन है? पी एंड एन। एच के निकट कौन है? पी एंड एन। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, है ना। हर क्वेश्चन को हम दो बार सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला पॉइंट क्या था बाबू? पहला पॉइंट था P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। M के थर्ड लेफ्ट पे P है। M का बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। M के बाईं ओर तीसरा P है, और P किसके दाईं ओर दूसरा है? T के, जो कि T के दाईं ओर दूसरा है। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो T को मैं कहां बैठाऊंगा? यहां, ताकि T के दाईं ओर दूसरा P दिखाई दे। इसके बाद जो पॉइंट था वो था N। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। P के सेकंड राइट पे 1 2, P के सेकंड राइट पे कौन था? N। इसके बाद जो पॉइंट था वो क्या था? R W के दाईं ओर दूसरा है। R जो है W के दाईं ओर दूसरा है, जो कि M के दाईं ओर दूसरा है। तो M के सेकंड राइट पे कौन है? M के सेकंड राइट पे कौन है? W, है ना। और R W के भी दाईं ओर दूसरा है। और सबसे लास्ट पॉइंट था F P का निकट नहीं है। F जो है P के निकट F नहीं है, तो F आ जाएगा यहां। बचा कौन? H। चलो बाकी के क्वेश्चन बनाओ। N के संदर्भ में R का स्थान। N के संदर्भ में R का स्थान क्या है ना। R सेकंड टू द लेफ्ट, N के सेकंड लेफ्ट पे है, गलत। थर्ड टू द लेफ्ट, N के थर्ड लेफ्ट पे है, यस। ठीक है, हाँ जी। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन N एंड T? N और T के बीच में कितने लोग बैठे हैं? चाहे तो यहां से काउंट करो 3, यहां से काउंट करो तो भी 3। कितने लोग बैठे हैं? 3। W के तुरंत दाएं कौन है? W। हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ W? W के तुरंत दाएं ओर कौन है? T। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है? मतलब पहला जो व्यक्ति है ना, वो दूसरे के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए। फर्स्ट इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सेकंड। क्या N H के इमीडिएटली लेफ्ट में है? क्या N H के लेफ्ट में नहीं, H के राइट में है? क्या F M के लेफ्ट में है? क्या F M के लेफ्ट में नहीं, M के राइट में?
क्या टी डब्ल्यू के लेफ्ट में है? क्या टी डब्ल्यू के नहीं, डब्ल्यू के राइट में है? क्या आर पी के लेफ्ट में है? सर डेफिनेटली पी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? पी के इमीडिएटली लेफ्ट में आर। चलिए सर, अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ, सीटिंग अरेंजमेंट को, और साबित करो कि आप बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं। जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को और साबित करो कि बहुत सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। बेटा इनकी यही ट्रिक है, और क्या है, अप्रोच है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़े। सीटिंग अरेंजमेंट में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, यही एक अप्रोच है। समझ रहे हो, जिस अप्रोच से हम इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं यही एक अप्रोच है। सर जिंदगी में आज तक मैंने कोई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, लेकिन आपकी मदद से कर दिया आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं 2 सर्कल 3 सर्कल, लेकिन उसकी तब जरूरत पड़ती है जब बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन हो। वरना पॉसिबिलिटीज की अगर आपको लग रहा है ना पॉसिबिलिटीज, तो आप बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हैं, लेकिन बेटा तब जब आपको जरूरत हो। अगर नहीं है जरूरत तो पॉसिबिलिटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि हाँ जरूरत है सर, तो पॉसिबिलिटी बनाओ आप, नहीं जरूरत तो मत बनाओ। पहला पॉइंट पढ़ो।
हाँ जी, चलिए साहब। तो भैया इस बार टोटल कितने लोग हैं? सर इस बार भी टोटल 8 लोग हैं। सबका फेस केंद्र की ओर है, सभी व्रत के चारों ओर बैठे हैं। तो पहले तो हम व्रत बनाएंगे और व्रत के चारों ओर 8 लोगों को बैठा देंगे और सबका फेस सेंटर की तरफ है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना ही करना है। अब पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, है ना। ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो बाबू अगर मैं ई और जी को एक साथ बैठा दूंगा तो मैं ये डिसाइड कैसे करूंगा कि जो जी है वो ई के राइट में ही आएगा? जी ई के लेफ्ट में भी तो आ सकता है। जो जी है वो ई के लेफ्ट में भी तो आ सकता है। तो ई और जी एक दूसरे के निकट है, तो यहां पर मैं जी को बैठा नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, बहुत बढ़िया। डी, तो इसीलिए इस पॉइंट को ना एज ए हिंट की फॉर्म में लिख लो, जिसका यूज हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं चल पा रहा किसको कहां बैठा है। डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो पहले बेटा सी को बैठाओ, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और इसके थर्ड राइट पे कौन है? डी। इसका दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे मैंने डी बैठा दिया। बहुत बढ़िया। एफ एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एच को मैं यहां बैठा सकता हूं। एच के बाईं ओर दूसरा एफ आ जाएगा। लेकिन एच को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, एच के बाईं ओर दूसरा एफ आ जाएगा। हाँ, एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि एच के बाईं ओर दूसरा एफ नहीं आ सकता। एच को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एच के बाईं ओर दूसरा एफ नहीं आ सकता, लेकिन एच को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। तो कुल मिलाकर मैं एच को 4 जगह बैठा सकता हूं, है ना। मैं एच को यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 4 पॉसिबिलिटी बनाओगे। हाँ, अगर ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन होता तो हो सकता है हम 4 पॉसिबिलिटी बना रहे होते, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो एच से रिलेटेड हो, ताकि एच के बैठने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर सके। सर सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं है, डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है। ये रहा, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। देखना, जो एच है वो ना तो सी के बगल में है, ना ही डी के बगल में है। तो अब देखना, एच के बैठने की कितनी जगह बच गई? सर अब एच के बैठने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बच गई। अब एच के बैठने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बच गई, ये वाली। बाकी सारी जगह खत्म। ये जगह खत्म, ये जगह खत्म, ये जगह खत्म, ये जगह खत्म, और ये भी जगह खत्म। सिर्फ और सिर्फ एक जगह बच गई, ये वाली। समझ रहे हो? हाँ जी। सी का भी। अब अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ, और सी के दाईं ओर तीसरा कौन है? डी सी के एफ एच के बाईं ओर दूसरा है। एच के बाईं ओर दूसरा कौन है? एच के सेकंड लेफ्ट पे 1 2, एच के बाईं ओर दूसरा, एच के बाईं ओर दूसरा एफ है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ई और जी दोनों एक साथ बैठेंगे। ई और जी दोनों एक साथ कहां बैठ सकते हैं? यहां, यहां, या यहां, यहां। सर डेफिनेटली यहां यहां बैठ सकते हैं। और लिखा हुआ है डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, इसलिए जी को यहां बैठाओगे और ई को यहां बैठाओगे। और एक लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर सही नहीं है। सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए। तो सी ए के साथ नहीं है, तो ए को बैठा दो यहां। और ये कौन आ गया? बी आ गया। हो गया अरेंजमेंट। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएटली राइट ऑफ डी? डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? एफ। डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। डी के तुरंत दाईं ओर एफ। फिर से मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए 2 बार सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट था ई और जी एक साथ बैठे हैं, इसको हमने हिंट की फॉर्म में साइड में लिख लिया, क्योंकि इस पॉइंट को हम यूज नहीं कर सकते फिलहाल। तो इससे अगला पॉइंट था कि डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के दाईं ओर तीसरा 1 2 3 डी है ना। सी के, है ना, सी के थर्ड राइट पे कौन है? सी के थर्ड राइट पे डी है, तो सी के थर्ड राइट पे मैंने डी को बैठा दिया। अच्छा, जो एच है उसके सेकंड लेफ्ट पे बी है। नहीं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, और एच ना तो सी के बगल में है ना ही डी के बगल में है।
तो डेफिनेटली एच यहां आएगा, इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया, एफ आ गया। और तो सारी जगह एच की खत्म कर दी थी हमने। ई और जी एक साथ आएंगे, लेकिन डी के बगल में जी नहीं है, तो जी यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा। बचा कौन, ए सी के बगल में नहीं था, तो ए यहां आ जाएगा, और ये बचा कौन, बी, है ना। जी के संदर्भ में डी का स्थान, जी के संदर्भ में डी का स्थान, तो डी जो है जी के सेकंड राइट पे भी हो सकता है, और 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ लेफ्ट पे भी हो सकता है, और सेकंड राइट पे भी हो सकता है। हु इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ए के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है, जो ए के सामने है। इफ सी एंड एच आर इंटरचेंज देयर प्लेस, अगर सी और एच अपना स्थान बदल लेते हैं, सी की जगह एच और एच की जगह सी, देन हु विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो बेटा ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ई का बाई और दूसरा, पहले तो सी था बट अब कौन आ जाएगा, अब आ जाएगा एच। जी के पड़ोसी कौन है, जी के पड़ोसी हो गए बेटा सी और ई, सी और ई। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे, बेसिक मेथड समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम सीटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास थी, एकदम जीरो लेवल वाली क्लास। कल भी सीटिंग अरेंजमेंट की बेसिक क्लास ही होगी, परसों भी बेसिक क्लास ही होगी। ठीक है, 2 3 4 दिन हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम एडवांस पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।